ये युद्ध क्या अब लंबा खिंचता दिख रहा है? चौथा दिन हो गया है। मैंने इसीलिए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का भी जिक्र किया, और उसमें अब दबाव था नहीं था, पर दुनिया की एक इन्वॉल्वमेंट थी कि भाई लड़ाई मत कीजिए। यहां कुछ उल्टी गंगा भी बहती दिख रही है क्या? यहां खेमेबाजी ऐसी हो गई है कि वो चल रहा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सीधा इस्टेब्लिश हो रहा है, पर कोई रोकने का काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद ही लगा सकते हैं। बाकी तो आपके एक्सपर्ट्स इतने सारे हैं यहाँ पर, हम उनकी बात भी सुनेंगे। उम्मीद ये है कि अगर ट्रंप और पुतिन ने आपस में बात की है और ट्रंप ने अगर उनको एडवाइस किया इजरायलीज को कि खामेनाई साहब को पर्सनली नहीं हर्ट करना है, तो ऐसा लगता है कि वाइंड डाउन हो सकती है ये वॉर। उसमें खाली ईरान का कहना यह है कि आखिरी वार उनका होगा, क्योंकि शुरुआत इसराइल ने करी है, तो आखिरी वार ईरान करेगा। तो उम्मीद है खाली, लेकिन ये उम्मीद है क्योंकि दूसरी तरफ आपने जो कहा है कि परमाणु बम का, वही बात दिखाना चाहता है ईरान कि भाई इसराइल के पास तो परमाणु बम है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त पाकिस्तान हमसे अभी अभी बोल कर गया है कि वो अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बम हमारी तरफ से इस्तेमाल कर लेगा। हाँ, यही ये शायद जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, अब खैर उनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पर ये जो गुब्बारा छोड़ा गया है कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम देने को तैयार है ईरान को अगर इजराइल अपनी हद में नहीं रहता है, इसके संकेत क्या हैं वैश्विक समुदाय के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए? सर देखिए, ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान गया था, टर्की गया, ईरान गया और सऊदी अरेबिया से बात करी है। तो हो सकता है कि तीनों देशों को पैसा लेने के लिए उन्होंने कहा होगा कि बॉम्ब आपका ही है, अगर जब भी जरूरत पड़े हमें हुक्म दीजिए, हम इसको इस्तेमाल कर डालेंगे। अब खैर ठीक है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो अल्टीमेटली तो शायद डिसीजन उन्हीं को लेना होगा। वो सोचते तो यही है कि वही लेंगे डिसीजन, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है। लेकिन हमको लगता यह है कि ईरान इस समय बताना चाहता है कि भाई इसराइल जो है वो वायलेटर है इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटीज का, और अगर इस तरह का कुछ वो होता तो है तो है सर, इस पाकिस्तान को वो बात को तो इस्तेमाल डिनाई करेगा। नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन तो इसराइल कर रहा है, और इसराइल एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास परमाणु हथियार हैं, और उसने कभी एनपीटी साइन नहीं किया, पर दुनिया ने इस बात को नजरअंदाज किया है। तो इसमें डिप्लिसिटी जो डिप्लोमेसी की है, दो मुहापन, या बिल्कुल सरल भाषा में दोगलापन कहूं, वो भी साफ दिखाई देता है ना सर। ईरान करना चाहता है ना, दिखाना चाहता है ईरान सबको, तो इसलिए वो लड़ाई थोड़ा सा और रखना चाहेगा। अब उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें ट्रंप और पुतिन इसमें हो जाएंगे सफल, या ईरान और इसराइल आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे। और किसी ना किसी स्थिति में, क्योंकि कुछ उनके अभी ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत डीप डाउन हैं, उनको अभी तक हर्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगर इसराइल उनको हर्ट करना चाहता है तो उसको कोई बहुत ही डीप पेनिट्रेशन वेपन्स इस्तेमाल करने होंगे, और उस समय जो है ईरान ने पहले ही कह दिया है कि पाकिस्तान उनकी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, खबरें कैसे तो, करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि वहां से वो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि F-16 की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इजरायली एयरफोर्स में, और वो 1,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बिना रिफ्यूलिंग के नहीं कर पाएंगे, तो रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी अमेरिका के रवाना होते, ऐसी खबरें आ रही हैं, आज दिन भर आती रही, वो इजराइल की तरफ आ रहे हैं। यानी कि बाकायदा अमेरिका अब इजराइल का इस युद्ध में खुला समर्थन करते हुए भी दिखाई देने वाला है। मैं यही बात कहूंगा कि अगर मशाद तक हमला हो चुका है तो कुछ रिफ्यूलिंग का तो इंतजाम किया है। उसके बाद में अगर वो और आगे जाना चाहते हैं और 1,000 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान की एयर स्पेस उनको कवर करनी होगी। और अगर अफगानिस्तान के पास में कोई एंटी एयर डिफेंस नहीं है तो वो आसानी से कर पाएंगे, और अमेरिका अगर उसमें उनकी मदद करता है तो ये मेरे ख्याल से ईरान ने दिखा दिया है कि हम सब मुस्लिम देश एक साथ हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है, जो हम कहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा है सबका। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अब मालूम चल गया है कि जो वो खेल कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान इंडिया को, दोनों को, दो न्यूक्लियर पावर्स को आपस में मेल कराना चाहते थे, दोस्ती कराना चाहते थे, अब मेरे ख्याल से उनको मालूम चल गया है कि वो दोस्ती एक हद तक चलेगी, आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि सब मुस्लिम देश इस मसले में न्यूक्लियर बॉम्ब सबने पैसा दिया है, और सब के सब कहेंगे कि भाई हमारा है। अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ मदद करी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, चीन ने भी मदद करी है, लेकिन
इस समय बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सबको बोलकर आया है कि ये आपका बॉम्ब है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, बताइए कब करना है मुझे इस्तेमाल इसको। शशांक साहब, ये मैंने 2 दिन पहले भी सवाल पूछा था, कोल्ड वॉर 2.0 का दौर आता दिख रहा है क्या? ये जो खेमेबाजी पहले जो मिडिल ईस्ट में, इस खित्ते में, इस बर्रे सगीर में जो बाकी मुल्क थे वो कुछ इजराइल की तरफ ही जाते दिख रहे थे, ईरान के साथ कुछ वो शिया सुन्नी वाला एंगल भी है, पर अब तो सऊदी अरब से लेकर कतर से लेकर सारे मुल्क अब वो ईरान का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं इजरायली जो हमला हुआ है। तो क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर 2.0 सर? मैं यही कहूंगा कि कोल्ड वॉर तो मैं समझता नहीं हूं, लेकिन ये कि जो अमेरिका और रशिया की इस समय स्थिति है और चीन एक तरीके से तीसरी उभरती हुई ताकत आ रहा है, वो सारे समीकरण बदल जाएंगे अगर ये युद्ध आगे चलता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अमेरिका और रूस और जितने एक्सटेंट तक वो चीन को अपने साथ में ले सकें, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, शांति लाएं इस एरिया में। पर ये यूएन की जरूरत क्या है अगर सारे उसके जो संधियां हैं उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? तो यूएन चुपचाप क्यों बैठा हुआ? वो तो यूएन से पूछिए, यूएन क्या कर रहा है। ना वो सरपंच वो हर बना, जगह सरपंच की उन्होंने भूमिका है ना, वो दुनिया का सरपंच है, सरपंच खामोश बैठा है। उसका पैसा मिल गया पहले, अब पैसा भी नहीं मिलेगा आगे जाकर, उनको देखना, आप आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पे जनरल साहब कह रहे हैं अब तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। आप जो कह रहे हैं ना यूएन स्टाफ का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जनरल बिशंबर दयाल, अमेरिका के रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इजराइल की तरफ आना, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। दुनिया चुप बैठी हुई है, चुप बैठने के बजाय बल्कि खेमेबाजी हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये इजराइल का साथ देते दिख रहे हैं। एससीओ के मुल्क वो चले गए हैं ईरान के साथ। भारत थोड़ा अभी ठिठका हुआ है, वो अभी तटस्थ है, क्या भूमिका निभाए, दोनों जगह हम बात कर रहे हैं। पर युद्ध के नजरिए से क्या हम सीधे सीधे एक परमाणु युद्ध की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं क्या? संदीप देखो, परमाणु युद्ध तो नहीं, मैं दुनिया को नहीं डराऊंगा इस चीज से। परमाणु युद्ध का मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई खतरा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे न्यूक्लियर सीधे हमला किया फैसिलिटीज है। हैं वो मैं नहीं समझता कि जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया है, लेकिन जहां कहीं अगर उनका स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी है तो मैं नहीं समझता इजराइल इस किस्म की कार्रवाई करेगा कि वहां से लीकेजेस हो जाएं और तबाही हो जाए। ऐसा मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। और ये पाकिस्तान का भी आप भूल जाइए कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ, ऐसा नहीं है। देखिए, जब दुनिया में संतुलन खराब हो गया ना, दुनिया का संतुलन बिगड़ गया, तो संदीप कोई भी लाइंस नहीं है आज के दिन, ना कोई कोल्ड वार की लाइंस है, ना कोई ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक की लाइंस है, ना कोई डेमोक्रेसी वर्सेस, कोई लाइंस नहीं है। आज के दिन मौका परस्ती है, और इस मौका परस्ती में एक देश इजराइल जो है वो मैं समझता हूं कहीं अपना हक से ज्यादा दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए दुनिया के हर दस्तूर का उल्लंघन करके, मैं मानता हूं हमास ने जो किया वो वर्ल्ड डिप्लोमेसी को हॉस्टेज, बंधक बनाकर छोड़ दिया, सब चीजों को बंधक बना दिया। देखिए, आपने ना किसी की एयर स्पेस की कदर की, ना आपने किसी कंट्री को अनप्रोवोक्ड एक कंट्री पे आपने किया। आपने कहा ये हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हम इसको इस तरह। तो दुनिया में दुनिया भर की जो टेररिस्ट जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की, वो दुनिया भर के टेररिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो सबको तबाह कर दो। नहीं, इसमें अमेरिका का खेल भी क्या नजरअंदाज किया? बिल्कुल, ये तो देखिए ट्रंप ने बोला था। सर एक मिनट सुनिए ना, इराक को बॉम्ब किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आपने तबाह कर दिया वो पूरा मुल्क, क्योंकि आपको दरअसल वहां से आपको उस निजाम को खत्म करना था। कुछ नहीं था वहां पे, सद्दाम हुसैन को खत्म करना था। पाकिस्तान की तो पोल खोल एक बार नहीं हजारों बार हो चुकी है। उसामा बिन लादेन वहीं मिला, वहीं मारा अमरीकियों ने। तो अमरीकी वहां आबेदान क्यों देते घूमते हैं? बट देल बॉम्ब इराक, नाउ देल बॉम्ब ईरान। देखो, अमेरिका जो है, हाँ, अमेरिका के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने तो कहा था कि भाई मैं लड़ाई बंद करवा दूंगा। असल सरपंची तो यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिका कर रहा है। पूरी दुनिया को, एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अनसर्टेनिटी का माहौल है,
और बैक चैनल्स पे जो हो रहा है वो हमारे सामने दिख रहा है। ये पूरा का पूरा अमेरिकन सपोर्टेड है। कोई लड़ाई बंद नहीं हुई, हमास और उसकी लड़ाई छोड़ दो, लड़ाई को बढ़ा दिया। अगर आप ईरान पे लड़ाई ले आए हो तो ईरान की जो आपने खुद बताया 25% पूरा ऑयल जो है और इसके प्राइसेस जो है, इसके एस्केलेशन जो है, इस सिर्फ ईरान की तबाही नहीं होगी, इसमें काफी कुछ नुकसान गरीब मुल्कों का होगा और इसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। इसमें भी तो खेल है, क्योंकि अमेरिका को ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ से अमेरिका को कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, बाकी दुनिया तबाह होती नहीं, रहे। अमेरिका भी चाहेगा कि उसका ऑयल ले, यूरोप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। देखो रशिया से टूट गया, ईरान बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर यहां से सऊदी अरेबिया वगैरह, यूएई वगैरह अगर यहां से नहीं एक्सपोर्ट कर पाए तो ऑयल तो कहां से तेल के खेल में हमारा चाहे तेल निकल जाए पर बहुत से लोगों का फायदा भी होगा। ये खेल बहुत बड़ा है, दरअसल खेल बहुत बड़ा है। और मैं नहीं समझता कि इस लड़ाई को, ये लड़ाई कुछ दिन चलेगी। इस लड़ाई को कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ दिन चलेगी। का मतलब क्या हुआ जनरल साहब? देखिए, लड़ाइयों का आजकल पीरियड नहीं दे सकते हैं। 3.25 साल हो गए यूक्रेन और रूस की, तो देखिए ये लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की है। ये लड़ाई नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा की है भैया, खमेनाई की भी, और वो खमेनाई की भी बिल्कुल। वो तो देखिए अनडिस्प्यूटेड लीडर है, तो 50 साल से, शाह से भी ज्यादा वो है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन भारत को सोचना चाहिए ना कि भाई देखिए, हम आज तक कहते थे और जल भी बैठे मेरे साथ में कि भाई पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है और हम ईरान उसके अगेंस्ट रहना चाहिए, और अफगानिस्तान की डेप्थ नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, और हमने इसीलिए छापामार में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए और इसलिए। लेकिन अगर आपने कोई भी इस किस्म की भूल जैसे आप कर रहे हो अगर की, जिससे ईरान बिल्कुल और पाकिस्तान एक साथ हो गए, तो आपने तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, पाकिस्तान को तो आपने स्ट्रेंथ दे दी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि देखिए, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं मानता हूं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, मतलब हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है और काफी कुछ है। लेकिन रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम से पूरे के पूरे इजराइल के उसमें आपने एक अच्छा ठीक है जनरल साहब, एक अच्छा टेक ऑफ पॉइंट ये दिया है। बहुत डगर है, बहुत कठिन है डगर पनगश्त की, वो जो है ना एक पुरानी बात जो होती थी, ये डगर कूटनीति की भी बहुत कठिन होती जा रही है क्या? इजराइल के साथ भी हमारे कुछ हित हैं जो हम साध रहे हैं, और ईरान के साथ भी हैं। तटस्थ होकर हम कब तक, वो नट कब तक बने रहेंगे, टाइट रोप वॉक कब तक होगी? महेश जी, सवाल काफ़ी दुष्कर है, और लेकिन इसको दो स्तरों पर हल किया जा सकता है, इसका जवाब दिया जा सकता है। एक तो हमारी जो परंपरागत नीति है वो इस तरह के इंटेंगलमेंट से बचने की है, और ये नीति सफल रही है काफ़ी हद तक। दूसरा जो है वो, अगर आप पाकिस्तान से तुलना करें तो वो तो भाड़े के हैं, हर जगह बिकाऊ हैं। जैसा आपने खुद ही कहा कि तुर्की को भी परमाणु बम देने को तैयार हैं, सऊदी अरब के पैसे लगे हुए हैं परमाणु बम बनाने में, उसके साथ कुछ गुप्त संधि है, ईरान को भी देने को तैयार हैं। और चौथी बात मैं कहना चाहूँगा, जिससे शायद कुछ सरप्राइज हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है बहुत कस के। और जो आपने देखा होगा कि 3 बार कम से कम पाकिस्तान के इतिहास में अमेरिका का वो बेस बन चुका है, चाहे वो सीटो सेंटो के ज़माने में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रेड आर्मी आने के ज़माने में हो, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के सितंबर 11 के कांड के बाद हो। तीनों बार उसने अमेरिका को अपना ज़मीन इस्तेमाल करने को दी है, और उसकी एवज़ में उसको बड़ा तगड़ा फ़ायदा हुआ है। और अगर आप देखें कि पिछले महीने क्यों 10 तारीख को अचानक ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए बहुत ममता आ गई, और क्यों उन्होंने युद्ध रुकवाया, पाकिस्तान की तारीफ़ें की, क्यों जनरल साहब को बुलाया गया 250 साल अमेरिकी सेना के 13 तारीख को होने में, 14 तारीख को, 13 तारीख उसका डिनायल भी आ रहा है वैसे जी। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान को फिर से एक तरह से बेस करने के लिए ईरान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की योजना है। पर इसमें हमारी वही बहुत कठिन है डगरपन घटकी क्या महेश जी, क्योंकि दरअसल इससे फायदा पाकिस्तान का हो गया, अमेरिका अपने हित साध रहा है, हमारे हित कहां सध रहे हैं?
या हम अटक गए हैं? ये बहुत कड़ा इम्तिहान चल रहा है हमारा। देखिए, हमारे हित सुरक्षित हैं, और जहाँ एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट मैं कह सकता हूँ कि हमारे हितों पर आँच नहीं आती है। हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो बराबर रहती है, और ना हम बिकाऊ हैं, ना हम खरीदार हैं। और ये तरीका मेरे हिसाब से भारत के पर सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अगर इस तरह से खुलेआम उल्लंघन होगा, अगर वहां बच्चे, मासूम बच्चे और महिलाएं मारी जा रही हैं, गजा में 60,000 का फिगर आ रहा है, या ईरान में भी जो हो रहा है, भारत की एक, आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे राजनयिकों की वजह से हमारी एक छवि थी पूरी दुनिया में। जी। हम जो ह्यूमैनिटेरियन मानवीय पहलू कभी नजरअंदाज भारत करता नहीं दिखाई दिया। जी। यहां पर ये चुप्पी, क्या हमारी स्टेटेड पॉलिसी सालों की, उसमें एक नुआंस आ रहा है? मैं यू टर्न की बात नहीं करूंगा, एक बदलाव भी आ रहा है। आपकी बात सही है। अगर एक तर्क दिया जाए कि अमेरिका की निंदा की जा सकती है, इजराइल की निंदा की जा सकती है, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे SCO हो, चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, तो भारत इस बारे में क्यों? अरे भाई, पाकिस्तान अगर बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था, 9 उनके हमने आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा हमने आतंकी मार दिए सर, हमने 11 एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो हमने मध्यस्थता क्यों की? ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने करवाई। अब यहां सवाल ये आ जाते हैं ना। जी, आते हैं। और ये इसके बदले में अगर कहना चाहूं कि यहां मध्यस्थता नहीं कर रहा अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता नहीं कर रहा है, खुलेआम इजराइल के साथ जा रहा है। यहां मध्यस्थता क्यों कर रहा था, हमारे साथ क्यों नहीं था? इफ डोनाल्ड ट्रंप इज आवर फ्रेंड, व्हाई वाज ही नॉट विद अस? हाइफनेट क्यों कर रहा था हमारी रिलेशनशिप, और कर रहा है लगातार। अब तो फिर से हाइफनेशन चालू हो गया है। हाँ। लेकिन वो दोनों गेंदों को आसमान में एक साथ नहीं, उछालना जुड़े चाहते हैं ना। ईरान और इजराइल में जो हो रहा है वो भारत के साथ, ये हमारी कूटनीति, हमारा जो स्टैंड होगा, रुख रवैया होगा, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी, एक एकाग्रता है इस बारे में। हाँ। एक समावेशता है, जो कि जिसको कि साख जिससे बनती है देश और की। इसमें छोटी मोटी बात नहीं है। इस जिस इलाके में अब ये तनाव हो रहा है, ये जंग हो रही है, क्लियर, यहाँ 1 करोड़ लोग हैं भारतीय मूल के। इंडियन डायस्पोरा इज 1 करोड़ पीपल। 10,000 के करीब तो ईरान में ही है, वहां हमारे छात्र भी हैं जी। उनको निकालना भी अब एक बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वहां पर तो सारे हवाई अड्डे तो बंद पड़े हुए हैं, तो ऊपर की तरफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ जाकर बस के रास्ते से और तब लाना पड़ेगा। जी, ये सब चीजें देख करके ही भारत ने धीर गंभीर तरीका इस्तेमाल किया है। और शांति के बारे में प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से साहब से बात की है, ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री ने बात की है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछली बार जब 1.5 लाख, 2 लाख भारतीयों को कुवैत से निकाला गया था 1991 में, तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। नहीं, अब और अगर 35 लाख भारतीय हैं, सऊदी अरब में 26 लाख हैं, कुवैत में 11 लाख हैं, ओमान में लगभग 8 लाख हैं, 7.5 लाख कतर में हैं, बहरीन में भी 3.25 लाख हैं। अब ये सारे मुल्क दरअसल ईरान के साथ आ गए हैं। ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसको आप स्वीकारते नहीं है? ये पर यूएई, सऊदी अरब कहनी और कथनी में काफी फर्क है। ट्रंप साहब पिछले तो नहीं, आने वाले दिनों में अब ये किस तरफ खड़े होते दिखाई देते हैं, तो उसमें भारत किस तरफ खड़ा होता है, उसमें हमारा नफा नुकसान का आकलन तो होगा ना महेश जी? जी, आकलन है, और इन देशों का भी अपना आकलन है। वो नहीं चाहते कि जो युद्ध की, इजराइल और ईरान के युद्ध की लपटें उन तक पहुँचें, और उनमें जो अमेरिका के बेसिस हैं या उनके अपने जो हित हैं उनको नुकसान पहुँचे। आपको याद होगा 20 और कितना नुकसान होता है, कितना लंबा चलता है, कब तक हम वो नट की भूमिका में रहेंगे, ये भी तो अपने आप में एक सवाल है ना जनरल मोर। सवाल असल में अटका इस बात पर है, ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, और ये परमाणु रंग भी, ये जंग परमाणु रंग भी ले सकती है क्या?
संदीप जी, पहली बात तो ऐसे पैनल में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपके प्रोग्राम में आके अलग एनर्जी मिलती है। और ये इशू जो है, ये इशू मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि मैंने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर मैंने पीएचडी करी है। और इस रीजन को, खास तौर पे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस रीजन को जो है बहुत सालों से मैं देखता रहा हूँ। पहली बात तो ठीक है, हमारे जो है डिप्लोमेट, सीनियर डिप्लोमेट जो कह रहे थे कि हमारी जो ये नीति रही है मिडिल ग्राउंड की, कि दोनों को फोन करके कह दो भाई लड़ाई ठीक नहीं है लेकिन स्टैंड मत लो। आई थिंक ये अब धीरे धीरे कैसा भारत बनते जा रहा है कि हम चाहते हैं हम एक जो है विकसित देश के रूप में उभरें, दुनिया हमारी बात सुने, और हम किसी भी इशू पे स्टैंड नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो टिल्ट कर जाते हैं। बड़ा क्लियर टिल्ट नजर आ रहा है, यू टर्न तो नहीं है बट टिल्ट है टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल कॉम्बिनेशन। हमने गाजा पे एब्सटेन किया। एक सिंपल सा स्पेन का जो है रेजोल्यूशन था कि सीज फायर होनी चाहिए। सीज फायर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत ने एब्सटेन क्यों किया? और ईरान हमारा हजारों साल से मित्र है। 15 अगस्त 1947 तक ईरान और भारत की बाउंड्री एक साथ थी। ये पर्शियन सिविलाइजेशन, हमारी भाषा का,